हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं धीरज नागर अपने सब्जेक्ट VC 203 के यूनिट 4.1 4.1 का एक हिस्सा इनकम टैक्स डिस्कस करूँगा। इनकम टैक्स का अर्थ है आय कर। इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका इतिहास, कौन सी इनकम्स होती हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, एग्जेम्पशंस आदि के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं व्हाट इज़ टैक्स एंड व्हाई इज़ इट रिक्वायर्ड। कर क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। हम आने वाले सब यूनिट्स में, जो इस यूनिट 4 का ही हिस्सा हैं, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। इनकम टैक्स के अलावा भी कई तरह के टैक्सेस देखेंगे, जैसे सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी आदि। तो टैक्स क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है, ये हम देखते हैं। टैक्स इज अ पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स अर्निंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड टू द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू। किसी भी व्यक्ति की जो आय है उसमें से एक हिस्सा सरकार को दिया जाता है ताकि उसके खजाने में पैसा आ सके। इट इज़ मैंडेटरी लायबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। हमारे देश के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो अनेक प्रकार के टैक्सेस अदा करें। देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। दो प्रकार के कर हैं, एक तो सीधा कर और एक इनडायरेक्ट कर। सीधा कर जैसे इनकम टैक्स, कि जिस व्यक्ति की आय हो रही है वह सीधी ही उसका एक हिस्सा नियमानुसार सरकार को जमा करे। अब हम देखते हैं व्हाई टैक्स इज रिक्वायर्ड। कर देने की क्या ज़रूरत है हमें, हम कर क्यों दें। इनकम टैक्स इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। ये सरकार का आय का एक मुख्य जरिया है। और भी अन्य जरिए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, उनमें से कई इसी यूनिट में। टैक्स मनी इज़ यूज इन इनिशिएटिंग वेरियस वेलफेयर एंड अदर एक्टिविटीज़ सच एज। तो जो कर है उसके द्वारा अनेक प्रकार की सरकार द्वारा जनता के हित के लिए, सुरक्षा के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, सरकारी अस्पताल इलाज हेतु उपलब्ध होते हैं। प्रोवाइडिंग एजुकेशन थ्रू गवर्नमेंट स्कूल्स वेयर फीस इज़ नेग्लिजिबल। सरकारी स्कूल कॉलेज खोले जाते हैं जहां बहुत ही कम फीस ली जा सकती है या फिर मुफ्त में ही यह सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सब्सिडी मतलब कीमत का एक हिस्सा सरकार कीमत कम रखने की दृष्टि से मदद के रूप में देती है, जैसे खाना पकाने की गैस में है, उर्वरक फर्टिलाइज़र्स में है, और भी बहुत सारी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, जैसे राशन का गेहूं, चावल आदि उपलब्ध कराना। सैलरी एंड पेंशन, सरकारी कर्मचारियों को और पेंशन भोगी जो व्यक्ति हैं, रिटायर्ड व्यक्ति हैं, उनको वेतन और पेंशन देने के लिए। नेशनल सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमारी सेनाओं का बहुत लंबा चौड़ा बजट होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं, जैसे रोड्स हैं, पुल हैं, पानी के डैम्स या बांध हैं, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। पार्क्स हैं आदि। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। अब हम देखेंगे कि आयकर का इतिहास क्या है। Origin of taxation in India dates back to ancient India as found mentioned in ancient books such as अर्थशास्त्र एंड मनुस्मृति। टैक्सेशन या कर लगाने की जो परंपरा है वो आदिकाल से चली आ रही है, और कुछ प्राचीन ग्रंथ जैसे अर्थशास्त्र और जो कौटिल्य ने लिखा, मनुस्मृति जो मनु ने लिखी, उन सभी के अंदर कर रोपण का जिक्र होता है। According to Manusmriti, artisans used to pay 1/5 of their profit as taxes. मनुस्मृति के अनुसार जो किसान था वो अपनी उपज का 1/5 यानी 20% हिस्सा राजा को देता था, और बाकी जो लोग होते थे वह 1/6, 1/8 या 1/10 हिस्सा जो होता था अपनी उत्पाद का और सरकार की आवश्यकता का, वो टैक्स के रूप में देते थे। अब हम
भारत के अंदर जो वर्तमान इनकम टैक्स है वो डिस्कस करते हैं। इन मॉडर्न इंडिया, टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860 by Sir James Wilson in order to meet the losses sustained on account of military mutiny of 1857. This was the first income tax of modern India. राजाओं के ज़माने के बाद जब ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई तो 1860 में सर जेम्स विल्सन नामक एक व्यक्ति ने आयकर लगाया, और इसका कारण ये था कि 1857 में जो भारत की आज़ादी या स्वतंत्रता का पहला आंदोलन हुआ, उसमें जो सरकार को नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए ये टैक्स लगाया गया। सब्सिक्वेंटली अनदर इनकम टैक्स एक्ट्स वर पास्ड ड्यूरिंग 1886, 1918 एंड 1922। उसके बाद और भी आयकर अधिनियम पास किए गए 1886 में, 1918 में और 1922 में। इनकम टैक्स एक्ट 1922 was the last income tax of British India and remained in force till 1962। तो ये जो नियम बनाए गए 1962 तक कार्य करते रहे, और 1961 में एक नया अधिनियम 1962 से जो लागू होगा वो शक्ति के रूप में आया। Since 1962, several amendments of far-reaching nature have been made in income tax by the union budget every year। हर साल हमारे वित्त मंत्री जो हैं वो हमारे पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर इनकम टैक्स के संबंध में बजट पेश करते वक्त बोलते हैं। बार बार उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और इसको हर साल परिवर्तन के साथ हमारे बजट के अंदर पेश किया जा सकता है। अब हमने इनकम की तो बात की, हमने आय की बात की। अब हेड्स ऑफ इनकम क्या होते हैं, यानी आय सरकारी निगाह में किस प्रकार से हो सकती है। नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरी। लोगों को तनख्वाह मिलती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में काम करते हों, सरकार में काम करते हों। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान है उससे किराया आ रहा है, उससे इनकम हो रही है। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, आदमी कोई व्यवसाय करता है या कोई पेशा अपनाता है, उससे उससे आय होती है। डॉक्टर है वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, कोई आदमी व्यापार के अंदर कोई चीज़ खरीद बेच कर रहा है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अब यहाँ हमने एक नया शब्द यूज़ किया है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अब कैपिटल गेन क्या होते हैं, कोई हमने चीज़ खरीदी कुछ समय पहले और अब उसकी कीमत तुलनात्मक रूप पे काफ़ी अधिक हो गई है, तो वो कैपिटल गेन कहलाता है। जैसे कि आप मान लीजिए प्रतिभूति बाज़ार में किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और कुछ समय बाद उनकी कीमत बहुत बढ़ जाती है, तो उनकी कीमत में जो वृद्धि हुई है वो कैपिटल गेन्स कहलाएगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अन्य स्रोतों से भी व्यक्ति को आय हो सकती है। उसे गिफ्ट के रूप में पैसा मिल सकता है, कोई पुरानी चीज़ वो बेचता है, उससे उसे इनकम हो सकती है। अब हम देखेंगे कि कुछ टर्म्स हैं जो इनकम टैक्स के अंदर यूज़ होती हैं, तकनीकी शब्द हैं, उनकी परिभाषाओं पर हम एक नज़र डालेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम, इट comprises सम ऑफ द इनकम earned through all the 5 heads of income without any deduction। जो मूल रूप पे आय मिल रही है, जो पांचों हेड हमने देखे हैं इससे पहले वाली स्लाइड्स में, वो ग्रॉस टोटल इनकम कहलाती है। हमने उस पर भी टैक्स नहीं लगाया है, हमने उसमें कोई कटौती नहीं की है। डिडक्शंस, द अमाउंट विच इज़ अलाउड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर डिटर्मिनिंग टैक्स लायबिलिटी ऑफ असेसमेंट सच एज सर्टन सेविंग्स, डोनेशंस एट्सेट्रा। अब जितनी हमारी पूरी आय है उस पर हम सीधा भारत के अंदर टैक्स नहीं लगाते, परंतु इस वर्ष से यहाँ पर भी जो 21-22 वर्ष माना जाएगा असेसमेंट ईयर और टैक्सेशन इनकम 20-21, यहाँ भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। कुछ कटौतियाँ हमारी जो कुल आय है उसमें से हमारे को इनकम टैक्स एक्ट के तहत कटौतियाँ हम करा सकते हैं। जैसे हम कुछ पैसा बचा लें कुछ प्रतिभूतियों के अंदर, इंश्योरेंस कंपनीज़ के अंदर, या हम कुछ रुपया दान दे दें प्रधानमंत्री आपातकालीन फंड आदि में, कुछ धार्मिक संस्थान आदि को दान दे दें, तो उसमें भी हमारी इनकम टैक्स की देनदारी
कम हो जाती है। टोटल इनकम इज़ द ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस। तो जो हमारी नेट आय होगी वो क्या होगी? जो हमें कुल पैसा मिला उसमें से हमने ये जो डिडक्शंस थे, जो कटौतियाँ थीं, वो हटा दी। कुछ और टर्म्स हम देखेंगे। Assessee. Assessee means a person by whom any tax or any other sum of money is payable under this act. In simple term, the assessee means taxpayer. Assessee एक वर्ड बहुत यूज़ होता है आयकर में और बाकी करों में भी। ये उस व्यक्ति का नाम है जो करदाता है। Assessee means करदाता। Assessment year and previous year, यह एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। हमारा जो आय होती है जिस वर्ष के अंदर, उसका असेसमेंट वर्ष अगला वर्ष माना जाता है। जैसे इस रेखांकन में दिखाया गया, 2018 और 19 की जो हमारी आय होगी पिछले वर्ष की, वो असेसमेंट ईयर अगला साल माना जाएगा 2019 और 2020। इसी तरह पिछले वर्ष 2019-20 की जो आय होगी वो असेसमेंट ईयर 2020 और 2021 माना जाएगा। अब हम देखते हैं इनकम टैक्स के जो दर हैं वो क्या हैं। इस चार्ट में दिखाए गए हैं। 3 टेबल्स हैं इसमें। एक तो आम आदमी जो 60 वर्ष से कम का हो, एक सीनियर सिटीज़न 60 से 80 वर्ष का, और एक वेरी सीनियर सिटीज़न जो 80 वर्ष से ऊपर का हो। अलग अलग स्लैब्स के अंदर उसमें क्या क्या आय लगेगी ये इसमें दर्शाई गई है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शन। एग्जेम्पशंस तो होती है छूट और डिडक्शंस होती हैं कटौतियाँ। एग्जेम्पशंस, आय का वह हिस्सा जो इनकम जोड़ते वक्त उसमें से हटा दिया जाता है वो एग्जेम्पशंस कहलाता है। और कभी भी जो एग्जेम्पशंस हमें मिलती हैं वो कुल आय से अधिक नहीं हो सकती। जैसे एग्जेम्पशंस हैं, आपने गृह कर चुकाया और आपको गृह से आय भी हो रही थी, तो आप उसके लिए कर नहीं देंगे। डिडक्शंस, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय इंडिविजुअल टुवर्ड्स स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स, डोनेशंस, इंश्योरेंस एटसेट्रा। वह अमाउंट जो है, जो राशि है जो हम कहीं निवेशित कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी में लगा रहे हैं, वो हमारी इनकम से कट जाती है। कई जो एग्जेम्पशंस दिए गए हैं जैसे हाई अल्टीट्यूड अलाउंस, कंपेंसेटरी अलाउंस, MFA आदि, वो इसमें दिखाए गए हैं। HRA यानी गृह कर भत्ता जो है वो भी एग्जेम्पशंस के अंदर आता है। अमाउंट ऑफ HRA होता है वो माइनस किया जा सकता है आय में से। उसके अंदर भी कुछ क्लॉज हैं कि अगर जो हमें ब्याज मिल रहा है, रेंट यानी हमें कोई किराया मिल रहा है, तो वो 10% ऑफ बेसिक से ज़्यादा हम उसकी एग्जेम्पशन नहीं ले सकते आदि। और भी कई डिडक्शंस हैं जिसके कई एक्ट्स हैं, जैसे 80C, 80CC, 80D आदि के किन परिस्थितियों के अंदर आदमी को छूट मिल सकती है अपनी आय में से। जैसे यहाँ मैंने 80C दर्शाया है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। इसके अंदर व्यक्ति जो आदमी है वो प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराता है, मकान का जो बनाने का मकान उसने लोन लिया है उसके अंदर उसे मूल और ब्याज पर जो छूट मिलती है आदि। 80CCD में नई जो पेंशन स्कीम भारत सरकार ने ली है उसमें 50,000 तक का इनकम टैक्स में छूट मिलती है, जिसे न्यू पेंशन स्कीम बोलते हैं। 80D, इसके अंदर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आदि जो दिया जाता है उसके लिए जो छूट मिलती है वह दर्शाई जाती है। तो ये हमने देखा कि इनकम टैक्स क्या होता है, क्यों ये कलेक्ट किया जाता है और किन परिस्थितियों में इसमें से हमें छूट मिलती है। धन्यवाद।